नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मास्टर स्ट्रोक में आज कुछ खास है, बहुत खास है। और सभी का पैसा सुरक्षित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नमस्कार। आदर्श क्रेडिट प्रॉपर्टी सोसाइटी के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि सभी अपने परिवार, अपने घर में सुरक्षित हैं और अनलॉक का जो पीरियड ये चल रहा है उसमें आप अपना ख्याल रखते हैं और गवर्नमेंट पे बताए हुए जो नियम है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क पहनने के, इन सब को आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। यानी वो लाखों गरीब लोग जिन्होंने अपने खून पसीने से कमाए चंद पैसों का भी एक हिस्सा इस उम्मीद में मुकेश मोदी की आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में लगाया कि वो दुगना हो जाएगा, उन्हें सिवाय अब धोखे के और कुछ नहीं मिलने वाला है। ये धोखा अब भी जारी है, क्योंकि एबीपी न्यूज की टीम ने जब आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के एक एजेंट से संपर्क किया तो उसने पैसे को दुगना करने वाली उन स्कीमों के बारे में बताना शुरू कर दिया जिसके जरिए ये कंपनी अब तक 8,500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुकी है। आदर्श बचत पत्र, इसमें जो भी अमाउंट है उसका 12.25% आपको अप्रॉक्स मिलेगा, यानी कि जो अमाउंट है फिक्स हमारा एक डिसाइड है कि 50,000 आप डिपॉजिट करेंगे, 50,000 का हम 5725 ये हम आपको पे करेंगे। 6 साल में कितने होंगे? डबल 50 के 1 लाख होंगे जी 6 साल में। 6 साल में वाजपेयी जी, जो अनिल जी शर्मा जिस तरह का योजना बता रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो बिल्कुल सही है। जिसको अगर देखा जाए तो सेंट्रल रजिस्ट्रार तक भी उन चीज़ों के ऊपर चेक करते हैं किस तरह की योजनाएं हैं और उनकी एक अवधियां होती है, उसकी एक लिमिट्स होती है। बैंकिंग और पैरा बैंकिंग के द्वारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक नियम निर्धारित किए गए हैं कि किस रेंज तक वो अपना रेट ऑफ रिटर्न दे सकते हैं। बैंकिंग और इस सेक्टर के अंदर जो तब्दीलियां हैं, जो एक डिससिमिलरिटीज़ जो हैं, वो बेसिकली सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो बैंक के अंदर कोई भी एक कर्मचारी जो तनख्वाहें लेता है उस तनख्वाह के बराबर सैलरी एक सोसाइटी के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती है। वहाँ का एक दरबान भी जितनी तनख्वाह लेता है, सोसाइटी का एक ब्रांच मैनेजर उसके बराबर की तनख्वाह होगी। यानी सैलरी का एक्सपेंसेस जहाँ पे कम हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि जो प्रेमाइसेस आप देखते हैं किसी भी बैंक का और एक सोसाइटी का आप प्रेमाइसेस देखेंगे तो उसके इंटीरियर में और उनके इंटीरियर में बहुत फ़र्क होता है, यानी उनके फिक्स एक्सपेंसेस में बहुत बदलाव होता है। तो ये फिक्स एक्सपेंसेस का जो बदलाव है वो एक बहुत बड़ा गैप होता है, जहाँ पर कि पैसों का जो ग्रोथ है उसमें कमी आ जाती है। अगर 100 रुपये की एफडी हम किसी बैंक में कराते हैं और 100 रुपये की एफडी सोसाइटी में कराते हैं तो 100 रुपये का जो एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बैंक में कितना होगा और सोसाइटी में कितना होगा, क्या इस पर आपने गंभीरता से कोई एक क्रिटिकली देखा इस चीज़ को, कितना पैसा मिलता है? क्योंकि 1 साल के बाद तो बैंक भी 8%, 8.5%, कहीं 7.5% देता है और इसने 10% दिया है 1 साल के अंदर, 9.5%, 10% दिया है। तो फ़र्क जो है 2-3% का फ़र्क है, तो वो एक्चुअली 2-3% का फ़र्क कहाँ पड़ता है? क्या इस पर आपने गौर करने की कोशिश की? कुल मिलाकर लूट का ये धंधा इस तरीके से चलता है जिसमें पैसा जमा करने वाला पैसा देता है लेकिन वो पैसा कभी वापस होता नहीं। वाजपेयी जी, आप कह रहे हैं कि पैसा जमा करने वाला पैसा देता है लेकिन वास्तव में उसको मिलता नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए था कि उससे पहले के जितने भी रिफंड्स लिए गए हैं, क्या लोगों को पैसा मिला या नहीं मिला। अगर एक भी केस उससे पहले का अगर आप निकाल के देते हैं तो आपकी पत्रकारिता को मैं वाकई सैल्यूट करूंगा। बहुत निर्दोष लोग डूबेंगे। सबसे पहले तो इस देश की गरीब जनता जिसका पैसा लगा हुआ है, तो जो वो पैसा है वो गरीबों का ही है और उन गरीबों तक कैसे पहुंचेगा ये ईश्वर जानता है।
सवाल ये है कि एक शख्स इतने लोगों को इतने सालों से धोखा देता रहा, सिस्टम को धोखा देता रहा, कानून को ताक पर रखकर अपनी तिजोरी भरता रहा। सवाल यह है कि मुकेश मोदी को अब तक उनके पैसे को लेकर या पैसे कमाने के तरीके को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठा। डायरेक्ट सपोर्ट इनको किसी का पॉलिटिशियंस या किसी बड़े लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स सपोर्ट थे। इनके पिताजी थे RSS, और 2014 के जो इलेक्शन थे आपके, ही वाज द मोस्ट कॉम्पिटेटर, ऑलमोस्ट इनके टिकट फाइनल हो चुके थे उससे। सीएम वाज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव द टिकट। उसके बाद पूरे सिरोही और जालौर डिस्ट्रिक्ट की मेन रोड पर पूरे होर्डिंग लगे थे, मुकेश मोदी एज ए भावी टिकट आदमी। लेकिन 2013-14 में जो कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर निकली करी, उसका फायदा देवजी पटेल ने थाप के उठाया। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनकी बड़े बड़े में साठगांठ है, और मुंद्रा साहब क्या कह रहे हैं कि किसी तरह का डायरेक्ट सपोर्ट इनको नहीं था। RSS का बैकग्राउंड था, इसमें डायरेक्ट सपोर्ट की कहीं तक मुंद्रा जी ने ये बात नहीं कही है। उन्होंने टिकट की दावेदारी की बात कही है, टिकट की दावेदारी होना, और उसके बाद में 2013-14 में जो पूरी तरह से होर्डिंग्स वगैरह लगा के पूरा एक ऐसा अनुमान था कि इनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन देवजी पटेल की वजह से तब उनको टिकट वहाँ पर नहीं मिल पाया। तो इसमें कहीं से कहीं तक भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स की बात, जो आप इल्ज़ाम जिस तरह का लगाया जा रहा है, वो किस हद तक वाजपेयी जी प्रूव होता है। वाजपेयी जी जो मैडम कह रही है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि इतने नए नए सोर्सेज से पैसा इकट्ठा किया जाता है लेकिन दिया कहीं नहीं जाता, तो ये किस हद तक सही है, इसको भी क्रॉस चेक किया जाए। तो क्या राजस्थान के सिरोही में कभी एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करने वाला मुकेश मोदी सिर्फ अपने राजनीतिक रसूख की वजह से करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया है? क्योंकि इस चिट्ठी को ये सोसाइटी में रह चुके थे, उनकी कहना है कि इनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, डायरेक्ट कोई रसूख नहीं था, लेकिन आप अपनी टिप्पणी में एक मोदी साहब के साथ इनकी एक फ़ोटो को शेयर करके ये बताना चाह रहे हैं कि इनका डायरेक्ट शेयर मतलब रसूख है नरेंद्र जी मोदी साहब के साथ में। यानी अल्टीमेटली अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो आप सिर्फ टारगेट कर रहे हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री को, श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब को, और किसी भी तरह से किसी भी कंसर्न में उसको जोड़ना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जो इन्वेस्टमेंट लेती है और उस पर रिटर्न देती है। किसी के तरह का कोई भी डिसकंटिन्यूएशन हुआ ही नहीं था किसी पेमेंट के अंदर। अगर किसी भी तरह का अगर लूप होल नज़र आता है तो वो लूप होल अगर आप आइडेंटिफाइड करके सोसाइटी को उसमें ध्यान आकर्षित करते, या फिर आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंदर वो चीज़ बात करते, और सेंट्रल रजिस्ट्रार को गौर से देखिए। 27 फरवरी 2018 को ये प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री और CBDT के चेयरमैन को भेजी गई चिट्ठी है, और इस चिट्ठी में मुकेश मोदी की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का समूचा काला चिट्ठा लिखा हुआ है। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैसे यह सोसाइटी आयकर नियमों को ताक पर रखकर भारत सरकार को तकरीबन 30,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा चुकी है। कैसे सोसाइटी के जरिए नोटबंदी के वक्त काले को सफेद करने का धंधा किया गया, और कैसे क्रेडिट सोसाइटी होते हुए भी ये कंपनी एक बैंक की तरह काम कर रही है जो पूरी तरह गैर कानूनी है। मैंने पर्सनली इस इशू को PMO में उठाया, उनके नाम से लेटर डाला, PMO को भेजा, उसको फोटो भेजी कि आपके साथ ये फोटो ये इनकेस हो रही है, लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। आज दिन तक रेस्पॉन्स नहीं आया। 27 फरवरी 2018 की चिट्ठी, जो नव भारत पार्टी, केसी मुंद्रा साहब की एक नव भारत पार्टी, यानी आप गौर से देखें तो पार्टी का मतलब एजेंडा, एक पार्टी और से कोई मैटर उठाया गया जिसमें वो बता रहे हैं कि 30,000 करोड़ का चूना, इतना टैक्स का चूना, आप सोचिए जहाँ पर 8,000 करोड़ की टोटल डिपॉजिट है उस पर 30,000 करोड़ का चूना कैसे हो सकता है। वाजपेयी जी इस कैलकुलेशन को आपने चेक किया? क्या आप अभी बता सकेंगे कि कैलकुलेशन किस बिसात पे थी, किस बेस पे थी? दूसरा इल्ज़ाम आपने लगाया कि कैसे इस सोसाइटी ने नोटबंदी के समय काले धन को सफ़ेद करने का धंधा किया। अगर आप सच में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उस दरमियान आप पूरी सोसाइटी के अंदर कोई भी एक एंट्री बता दीजिए जिस पर कि 500 और 1000 रुपये के नोट लिए गए हों। इस पूरी सोसाइटी में 8 नवंबर की बात आप कर रहे हैं,
तो 8 नवंबर के बाद अगर 500 रुपये और 1000 रुपये की कोई भी एंट्री अगर की गई हो तो वो बताइए, निश्चित रूप से वो एक इन्वेस्टिगेशन के जो अलग अलग मशीनरीज हैं उनको हेल्पफुल होगा। और अगर किसी भी चालान में, चाहे आज की डेट में जो SFIO ने चालान पेश किया है, SOG ने चालान पेश किया है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी क्या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इस तरह की 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट्स की एंट्री दिखाई दे रही है? आपके पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, आप कृपया चेक कीजिए। मुकेश मोदी के खिलाफ पीएमओ को चिट्ठी लिखने वाले केसी मुंदला उनकी कंपनी में सीए रह चुके हैं और कंपनी के सारे कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ है। बिल्कुल टोटली फ्रॉड है, पूरा ही अनलॉफुली काम चल रहा है, इलीगली काम चल रहा है। और कई चीजें मालूम है, इवन मेरे ख्याल में रजिस्ट्रार को भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा, हेल्पलेस है। यानी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियमों को ताक पर रखकर मुकेश मोदी ने आम लोगों से जमा किए पैसे को गैर कानूनी तरीके से अपनी ही दूसरी कंपनियों में भी पहुंचा दिया। ये सब कैसे हुआ, दिखाएंगे आपको एक दूसरी रिपोर्ट। वाजपेयी जी, अगर इनकी बातों को समझा जाए तो तकरीबन 2001 से लेके 2018 तक पूरा काम अनलॉफुल चल रहा, जिसमें चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इन सभी ने एक ऐसी सोसाइटी को सपोर्ट किया है जो टोटली इलीगल तौर पे काम कर रही थी। तो अगर इलीगल काम को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे कोई भी हो, तो क्या वो भी खुद भी इसमें दोषी नहीं कहलाया जाएगा? और जो मुंद्रा साहब जो इसके सीए साहब रह चुके हैं, तो उनकी एक ड्यूटी क्या बनती है? अगर वो कोई अनलॉफुल चीज़ देख रहे हैं तो क्या उन्होंने इन चीज़ों का अपना ऑडिट के अंदर उन्होंने किसी सिग्नेचर को करने से मना कर दिया, या इन्होंने ऑडिट नहीं किया, या अपनी सीए सर्टिफिकेशन का उन्होंने प्रॉपर्ली उपयोग किया या नहीं किया, उस पर क्या आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की? बिना राजनीतिक संरक्षण के स्थितियां बनती नहीं और आपकी पहुंच और पकड़ सत्ता तक है तो फिर कोई आपको छू नहीं सकता। वाजपेयी जी बताते हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के किसी तरह की इस तरह का कार्य नहीं हो सकता। तो मतलब डायरेक्ट रूप से वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें आरोपित कर रहे हैं। और क्या ये स्थिति है जो तीसरे मोदी के साथ जाकर जुड़ गई है? नाम मुकेश मोदी हमने जिक्र किया, शेल कंपनियां बनाई जाती हैं। भारत में बार बार इस बात का जिक्र पिछले 4 बरस से हो रहा है कि हम शेल कंपनियां बनाकर जो धंधा करते हैं उसे रोका जा रहा है। तो जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा पूरा खेल कैसे चलता है। आदर्श बिल्ड एस्टेट लिमिटेड, रमापति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, संभव एनर्जी लिमिटेड, अंश बिल्ड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, डेनिस बिल्डर्स, ईश्वर बिल्टेक, गजानन इंफ्रा बिल्ड, स्टार बिल्ड एस्टेट्स, वाटरफॉल रियल एस्टेट्स। तो अगर इसी तरह कंपनियों के नाम गिनते जाइएगा तो ये संख्या 250 पार कर जाएगी। जी, 250 से ज्यादा कंपनियां। और एक दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर शेल कंपनियों को बंद करने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, वहीं मुकेश जी मोदी साहब ने 250 शेल कंपनियां क्रिएट की है। आपको लग सकता है जिसके पास इतनी कंपनियां हैं, जिसका कारोबार इतना बड़ा हो, उस कंपनी के निवेशकों का पैसा डूब कैसे सकता है? तो अब इन कंपनियों की हकीकत भी जान लीजिए। मेरे हाथ में इस वक्त उन 17 कंपनियों की बैलेंस शीट है जिनका मालिकाना हक या तो मुकेश मोदी या उनके परिवार के सदस्य के पास है। इन बैलेंस शीट के मुताबिक इन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से 1115 करोड़ का लोन लिया है और इन सब कंपनियों का महज टर्नओवर 9 करोड़ रुपया है और घाटा है 120 करोड़ का। सवाल यह है कि 120 करोड़ का घाटा करने वाली कंपनियां 1315 करोड़ का लोन कैसे चुकता कर पाएगा? यानी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से जो पैसा इन कंपनियों को दिया गया वो वापस मिलना नामुमकिन है। तो फिर उन निवेशकों को वो पैसा कहां से मिलेगा जिन्होंने दुगनी रकम की उम्मीद में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे जमा करा दिए? दरअसल यही है मुकेश मोदी का वो फार्मूला जिसके जरिए उसने 20 लाख लोगों का 8,500 करोड़ रुपया हड़प लिया है। ये सवाल तो है, क्योंकि मुकेश मोदी और उसके परिवार के सिर्फ कागजों पर चलने वाली 250 से ज्यादा शेल कंपनियां बनाई गई, जिनमें से ज्यादातर कंपनियां या तो कोई कारोबार नहीं करती या घाटे में चल रही है। मतलब इन कंपनियों का इस्तेमाल सिर्फ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा निवेशकों के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए होता है।
और अब तक तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों में बतौर लोन ट्रांसफर किए जा चुके हैं। मैं 2 कंपनियों में तो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा, गजानन इंफ्रा एंड आदर्श बिल्ड एस्टेट लिमिटेड। गजानन इंफ्रा का ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और ऐसी 200 कंपनियां बताई जाती हैं कि इसमें देने वाली है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मोदी जी के संरक्षण की कंपनी है, और लेने वाले हैं मिस्टर वैभव लोढ़ा, जो मोदी जी के दामाद हैं। तो मोदी जी की एक कंपनी देती है, मोदी जी के परिवार की ही दूसरी कंपनी उसको लेती है। इस कंपनी की बैलेंस शीट कहती है कि इसकी रेवेन्यू निल है, टर्नओवर निल है। तो मुकेश मोदी और उनके परिवार की हिस्सेदारी वाली ये कंपनियां वाकई फर्जी है। ये इस बात से साबित होता है कि जब एबीपी न्यूज ने इन कंपनियों की पड़ताल की तो हमें 15 कंपनियों का पता गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 1 का मिला, और जब हमारी टीम इस पते पर पहुंची तो वहां सिर्फ एक छोटी सी दुकान मिली, जहां से कथित तौर पर 15 कंपनियां काम करती हैं। तरफ जो आप ये एक छोटी सी शॉप देख रहे हैं, शॉप नंबर GF 116, आपको बताएं कि इस छोटी सी शॉप में 50 से भी ज़्यादा कंपनीज ABL की चल रही हैं। वाजपेयी साहब, आपने एक एड्रेस दिया जिस पर आप कह रहे हैं कि उस एक एड्रेस पर 15 कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस बताया गया है, जहां पर 15 कंपनियां काम करती है, और वहीं पे ही आपके जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो कहते हैं 50 कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं। तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लाखों निवेशकों की मेहनत की कमाई ऐसी ही कंपनियों के खाते में जा चुकी है, जिनका मालिकाना हक मुकेश मोदी के परिवार के लोगों के पास है। गेम ही ये है कि इन कंपनीज के थ्रू आपको पैसा लूट करना है। ACCS के नाम से आपका मार्केट है, ACCS से लोन दिखाना है, इससे लोन लेते जाओ इन कंपनियों के अंदर, और इन कंपनियों से पैसा डाइवर्ट घर लेगा, मतलब ये अपनी कंपनी से अपनी ही ज़मीन या फ्लैट पे लोन दिखाना है, और लोन दिखाने के बाद में वो पैसा वो घर कैसे ले जाते हैं? अच्छा, कि जमीन खरीद रहे हो 100 करोड़ का ओवर वैल्यू कर रहे हैं। रिपोर्ट में बता रहे हैं कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ लैंड होता है, तो ओवर वैल्यूएशन लैंड के अंदर इसका मतलब हुआ तो लैंड तो है, कोई ज़मीन तो है। हाँ, अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी है तो वो कपले में ज़रूर काउंट होगा अगर वो प्रूव होता है तो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं जनाब कि आपका 100% पैसा ही गुल हो गया। ठीक है कि 10-20% का हेरफेर कहीं पर अगर हो रहा है आपकी नज़र से, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, लेकिन 100% का हेरफेर कहीं पे प्रूव नहीं होता आपकी खुद की रिपोर्ट में। एबीपी न्यूज़ ने मुकेश मोदी से इस बारे में उनका पक्ष मांगा, ईमेल भेजकर सारे मुद्दों पर अपना पहलू रखने को कहा, लेकिन 2 दिन के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ एक उदाहरण भर है, जबकि देश में मौजूदा वक्त में इस वक्त 92,789 क्रेडिट सोसाइटी चल रही है, जिनके पास निवेशकों के 84,616 करोड़ रुपए जमा। सब कुछ हो रहा है। गौरव श्रीवास्तव और अजातिका सिंह के साथ शीला रावल की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है ये मामला अदालत में नहीं गया, ये मामला अदालत में गया, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी पूरी कार्रवाई को लेकर। ये 3.5 बरस पहले का किस्सा है। उसके बाद मुकेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते और वहां जिस बात का जिक्र किया वो हमारे सामने है। चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जिस तरीके से पैसा लेते हैं, ये बिना RBI लाइसेंस के तहत काम करते हैं। अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ठीक है, लेकिन अगर ये बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत नहीं आता है तो फिलहाल इनको पैसा लेने दिया जाए। यानी बैंकिंग स्टाइल में ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन बीते 3 बरस से लगातार सारी स्थितियां। वाजपेयी साहब, आप जो पेपर लेके खड़े हैं, जो बात कर रहे हैं, उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि ये बैंकिंग के स्टाइल में अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पैसा लेने दिया जाए। दैट मीन्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कार्य करने के लिए वैधानिक एक अनुमति प्राप्त है भारत के संविधान के द्वारा, और जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है वो भी उसे अलाउ करता है कि वो अपने पैसे को पब्लिक से ले सकती है, सदस्यों के बीच में पैसों का लेन देन किया जा सकता है। और जो आप शुरुआत में इस रिपोर्ट की शुरुआत में जो बात कर रहे थे कि ये बैंकिंग का कार्य कर रहे हैं,
मुंद्रा साहब ने भी अपनी बात में कहा बैंकिंग का कार्य कर रहे हैं, तो वो कहीं से कहीं तक भी प्रूव नहीं होता है। सारे सवालों की फहरिस्त हमने मुकेश मोदी साहब के पास भेजी और कहा जवाब तो दीजिए, और हम इंतजार कर रहे हैं कि जवाब आएगा तो फिर हम उस जवाब को दिखाते हुए बाकी फैक्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। जवाब नहीं आया है। ये बात सही है आपकी कि आपने हो सकता है कि अपना पक्ष आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया हो और आपने उनको मेल किया हो, लेकिन वापस मुकेश जी मोदी साहब का इस पर क्या कहना है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कहा इस पे और वापस इन्होंने किस तरह से इस रिपोर्ट को बना के पेश किया। नमस्कार। आज 13 जून 2018 की रात्रि में एबीपी न्यूज समाचार चैनल ने एक न्यूज का प्रसारण आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और पूरे सहकार क्षेत्र के विरुद्ध किया है। वो समाचार पूर्ण रूप से भ्रामक है और उसमें हमको इस संबंध में सोमवार की शाम को एक मेल एबीपी न्यूज से मिला था जिसमें प्रश्न दिए हुए थे। हमने उसका जवाब देना था, परंतु मंगलवार की शाम को, क्योंकि ये सोमवार की शाम को आया था पत्र, तो मंगलवार की शाम को इनका मेल आया वापस कि हम आज ही ये स्टोरी चला रहे हैं। हमने कहा हमारा वर्जन लिए बिना चलाना उचित नहीं रहेगा और आपने लगभग 15-18 साल पुरानी सूचनाएं मांगी हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम अगले मंगलवार तक इंतजार करेंगे और आज अकस्मात ही न्यूज चलाई है जो बिल्कुल गलत है और खेदजनक है। आदर्श क्रेडिट इतने सालों से लोगों के बीच काम कर रही है और हम किसी भी तरह से बैंकिंग व्यवसाय का काम नहीं करते हैं। हम सारा लेन देन सदस्यों के मध्य ही करते हैं। डिमोनेटाइजेशन के ऊपर मेरा स्पष्ट कहना है कि डिमोनेटाइजेशन जब घोषित हुआ, नोटबंदी हुई, उसके दूसरे दिन हमने सोसाइटी के सभी कार्यालय बंद रखे थे और इसके बाद में हमने किसी तरह की पुरानी नकदी स्वीकार नहीं की। ये हमारे सारे एडवाइजर और सारे ग्राहक जानते हैं कि हमने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया है। जहां तक दिए हुए लोन और उसकी रिकवरी का सवाल है, तो दिए हुए ऋण की वसूली सही है, वसूली में कहीं कोई शिकायत नहीं है और जहां जहां जो माल बना है वो माल बिक रहा है और जैसे ही बिकता है वैसे वैसे पैसा आता है और उसी से हमारा काम भी चलता है। जहां तक जमा धन की सुरक्षा का प्रश्न है तो आज तक हमारी एक भी मैच्योरिटी डिफॉल्ट नहीं हुई है। हम लगातार लाभांश देने वाली सहकारी समिति है और सभी का पैसा सुरक्षित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो वाजपेयी साहब, आपने सुना मोदी साहब क्या कह रहे हैं। मोदी साहब ने कहा कि आपकी मेल उनके पास आई, मोदी साहब ने आपसे समय मांगा, उस समय पर आप एग्री भी कर गए, लेकिन उसके बावजूद भी एक समय अवधि जो आपके द्वारा एग्री की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक न्यूज़ चला दी। चलिए ठीक है, चला दी, लेकिन वो कितने तथ्यों पर है और इतनी भी क्या जल्दी थी। शायद जो 5-6 दिन का समय मांगा था, इतना समय तो दिया जाना चाहिए था। और चाहे तो उस चीज़ को आप ऑनलाइन ऑन एयर कर सकते थे कि हमने इस तरह की चीज़ें पाई है और हम चाहते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन, जो इसका जवाब है, उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ से भी मिले, ताकि हम दोनों पक्षों को देखते हुए फिर अपनी रिपोर्ट को बना के दें। एक तरफा रिपोर्ट कभी कभी सही होती है क्या वाजपेयी साहब?